नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, प्रोसेस क्या होगा एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन का। ये जो रिएक्शंस हैं ये सभी रिएक्शंस आएंगी टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यह टॉपिक हमें यह भी बताएगा कि कौन से रिएजेंट जरूरत पड़ेंगे ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले हम ये जान लें, कॉमन सी बात है कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यानी अगर सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 और K2Cr2 यूज कर लेते हैं तो एल्डिहाइड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहला पॉइंट ही यही हो जाता है कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया, RCHO लिया, इसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, अब चाहे ये चाहे ये KMnO4 से आया हो या K2Cr2 दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज करिए, ये बन जाएगा आपका RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर यहां पर आप CH3CHO लेते हैं तो यहां पर अब आप बुद्धिमान बिल्कुल हैं, CH3COOH बन जाएगा। अगर आप यहां C6H5CHO लेते हैं तो वहां पर C6H5CHO भी बन जाएगा। तो यानी कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर ये मान लें कि एल्डिहाइड का हमें ऑक्सीडेशन कराना है और रिएजेंट है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट, तो टॉलरेंस रिएजेंट पहले तो क्वेश्चन ही अराइज हो जाता है कि ये टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है। टॉलरेंस रिएजेंट बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो में। यहां सिर्फ इतना जान लीजिए कि टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। यानी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये पुटअप कर दे कि व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट बोला जाता है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं जैसे RCHO लिया, ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करें, मैं शॉर्टकट में Ag2O भी लिखता हूं, तो ये कहलाता है टॉलरेंस रिएजेंट। प्रोडक्ट बनेगा RCOOH बना दीजिए और साथ में सिल्वर मिरर। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद टॉलरेंस रिएजेंट गिव सिल्वर मिरर। यानी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर टॉलरेंस रिएजेंट से कराते हैं तो हमें सिल्वर मिरर मिलता है। और अगर रिएक्शन ऐसे नहीं लिखना चाहें, NCERT की तरह लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं RCHO लिया और यहां पर टॉलरेंस रिएजेंट आप लिखेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये टॉलरेंस रिएजेंट है। जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा RCOONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, साथ में सिल्वर मिरर 2Ag निकलेगा और यहां पर 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल निकलेंगे। और वाटर कितना निकलेगा चेक कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन हमारे हैं 2 और 2 4, वहां 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, यानी इसका मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, एक हाइड्रोजन ये है, 6 दूनी 12 और 2 14 हाइड्रोजन है यहां पर, और 14 हाइड्रोजन यहां पर, 14 और 1 15 हाइड्रोजन हो गए। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए ये, और 9 ये हो गए, 9 और 1 10 3 13 और 4 ये हो गए आपके 13 और 4 17 हाइड्रोजन हो गए। यहां पर चेक करते हैं, दोबारा 17 होते हैं नहीं, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 14, 1 15 है यहां पर 17 आ रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं पर भी हो सकता हो। यानी 2 ऑक्सीजन ये 1 वाटर का मॉलिक्यूल निकलना चाहिए तभी बैलेंस हो पाएगी। अब ये बैलेंस रिएक्शन मानी जाएगी। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जब भी आप रिएक्शन लिखें या तो ऐसे लिखें या ऐसे, यही टॉलरेंस रिएजेंट कहलाता है। कभी भी आपसे फार्मूला पूछा जाए कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है तो आप बताएंगे कि टॉलरेंस रिएजेंट ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात आपको एक और बता दूं, अगर रिएक्शन बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आए तो कोई नंबर नहीं कटते हैं। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में नंबर नहीं काटे जाते हैं। बैलेंसिंग का कोई मैटर नहीं होता है, बैलेंसिंग केवल जो काउंट करती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही काउंट करती है। इसलिए अब ये जमाने चले गए कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तब नंबर कटेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं कटेंगे। तो यहां पर सिल्वर में मिलता है। अगर यही रिएक्शन दूसरी कराएं नेक्स्ट, यानी कि पहले हमने सिंपल ऑक्सीडेशन कराया, इसके बाद हमने टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराया, इसके बाद हम फेहलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट है, स्पेलिंग भी मैं लिख दे रहा हूं, TOLLEN टॉलरेंस रिएजेंट हो गया। और अब हम लोग करा लेते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन से। फिर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दूंगा कि फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन जब तक यहां पर जान लीजिए कि फेहलिंग सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ, यानी फेहलिंग सॉल्यूशन मिक्सचर होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं और साथ में रॉचिली सॉल्ट यानी सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट लेते हैं। तो जो फेहलिंग सॉल्यूशन होता है, तो एल्डिहाइड जितने भी होते हैं, एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ यानी 2CuO के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं तो बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मिलता है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ईंट की तरह लाल प्रेसिपिटेट मिलता है अगर फेहलिंग सॉल्यूशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, लेकिन कीटोन ऐसी कोई रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस भी बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, जो बहुत कॉमन डिफरेंस है और आसानी से आप याद रखें। अगर आपसे कोई पूछता है कि फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉचिली सॉल्ट यानी कि सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। अगर यही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता तो उसमें भी कॉपर आयन होते, लेकिन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, यहां पर टाइट्रेट आयन यूज किए गए, वहां सिट्रेट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रेट आयन यूज किए जाते हैं। तो डिफरेंस केवल सिट्रेट और टाइट्रेट का है, फेहलिंग में टाइट्रेट आयन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रेट आयन रिएक्शन सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये आपने देखा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, यानी अगर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, सिल्वर मिरर मिलता है। फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। यहां एक चीज और बता दूं, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, ऐसे भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन जरा कर लेते हैं। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं तो कीटोन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है, उससे ऑक्सीडाइज होगा, या फिर KMnO4 एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए, या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डाल दीजिए। हम लोग यहां अगर CH3CO, ये हमने एसीटोन ले लिया, CH3CO, इसको अगर ऑक्सीडाइज कराएं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दें यहां पर और हीट कर दें। हीट भी करना पड़ेगा यहां पर, और जो हीट होगा वो थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसे गर्म करना पड़ेगा। तो जैसे क्या होगा, CH3COOH एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा, CH3CO यानी कि 3 नेसेंट ऑक्सीजन में जोड़ने पड़ेंगे और एक मिल जाएगा आपका HCOOH फॉर्मिक एसिड। अब यहीं बच्चों एक मन में क्वेश्चन आपके जरूर आ रहा होगा कि सर अगर ये अनसिमेट्रिकल हो गया होता, यानी कि CH3 CH2 CH2 CO CH3 अगर इस टाइप का कंपाउंड हो गया होता तो क्या होता। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल हीट करिए कंसंट्रेटेड HNO3 से, ये यहीं से टूटेगा, लेकिन ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये CO हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा, यानी कि CH3 के साथ CO जाएगा, इधर नहीं CO जाएगा। तो इधर जो मिलेगा वो CH3COOH मिलेगा। ये जिस रूल के कारण हुआ है उस रूल का नाम है पोपोव्स रूल। पोपोव्स रूल कहलाता है। अब ये पोपोव्स रूल है क्या? पोपोव्स रूल ये कहता है कि अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ लगा रहेगा। व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन इज कैरीड आउट देन कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन अलोंग विथ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये कहलाता है पोपोव्स रूल। अब इसके बाद हम लोग, अगर आपने रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन की और पढ़ी होगी, उस ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में जान लेते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या कहलाती है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है वो भी जान लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कीटोन लिया CH3CO CH3 लिया, अब इसको आपको आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट कहलाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे रिएक्शन कराएंगे ये भी आपको बताएं। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले NaOH के 2 मॉलिक्यूल लीजिए, इसको I2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, एक NaI बन जाएगा, एक NaOI बन जाएगा और साथ में निकलेगा वाटर। तो सबसे पहली स्टेप तो यही है। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, CH3 लिया, CO लिया, यहाँ पर भी CH3 लिया, इसको हमने 3NaOI से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से 3NaOH निकल जाएगा, कंपाउंड बनेगा CH3CO, CI3 बनेगा और 3NaOH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड दोबारा लिखना पड़ेगा, 3 स्टेप की रिएक्शन है। CH3CO लिया, CI3 लिखा और यहाँ पर 3NaOH की जगह हम एक NaOH जो है यूज कर लेते हैं। यहाँ से CHI3 आपको आयोडोफॉर्म बिल्कुल साफ दिख रहा होगा और साथ में निकलेगा CH3CO, ONA यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH3COONA बन जाता है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहलाता है। यहाँ पर ये रिएक्शंस ऑक्सीडेशन में आती हैं, लेकिन एक ऑक्सीडेशन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, सेलेनियम SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो एक बात जान लीजिएगा कि जितना भी अल्फा कार्बन वाला, अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होंगे, अल्फा कार्बन वाला जो एल्काइल ग्रुप होगा, ऐसे बोले कि वो ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको सेलेनियम ऑक्साइड के साथ में SeO2 के साथ में 475 के आसपास से गर्म कर देते हैं, 475 की रेंज में टेम्परेचर लेना पड़ता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कंपाउंड बनता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO बनता है और साथ में निकलता है वाटर। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर कभी भी SeO2 का नाम आ जाए, ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, जेई मेन की रिएक्शन है, कि अगर कभी भी SeO2 आ जाए तो आप समझ लीजिए कार्बोनाइल CH3 ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट होना है। अगर आपने ये वाला कंपाउंड ले लिया, ये इस तरीके का कंपाउंड ले लिया, तो अब यहां पर भी वही कंडीशन है कि अगर आपने कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप लिया हुआ है तो ये CH यानी कि दूसरा वाला, ये चाहे ये कोई भी एक CHO में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। ये यहां पर फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, 2 नेसेंट ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहां पर भी यहां से वाटर निकाल दीजिए, यानी कि CH3 बनेगा, CO बनेगा, CHO बनेगा और वाटर निकल जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड आप आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो कभी भी ऐसे कोई प्रोडक्ट आ जाए, मान लीजिए जैसे करके ये बेंजीन वाला प्रोडक्ट भी आ जाए, तो ये बेंजीन का प्रोडक्ट मान लो यहां पर COCH3 था, ये था, अब यहां से तो अल्फा होगा नहीं, 0 अल्फा कार्बन इधर ही होगा, इसका फिर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, वही कंडीशन यहां भी क्रिएट हो जाएगी। ये बेंजीन बनने वाला है, ये बेंजीन बनने वाला और आगे CHO आने वाला है, यहां पर वाटर निकल जाएगा। तो यानी कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जितने भी टाइप के ये प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी टाइप की ये रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन की, यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती हैं आपकी क्या, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड। तो मैंने आज आपको ये पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एक्सप्लेन कर दिया। इस रिएक्शन को बार बार लिख के देखते रहिएगा और इसके बाद रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बाद हमारा एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम आपको रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स भी पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, लिख करके देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हम आपको एक वीडियो में जरूर बताएंगे कि कैसे पढ़ी जाती है केमिस्ट्री, कैसे याद रखना आसान हो जाता है केमिस्ट्री को, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जानने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको ऐसी ऐसी बातें केमिस्ट्री की बताएंगे जिसको आपको आसानी से जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगी। तो इसलिए ये सब चीजें जानकारी करने के लिए, अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने बोर्ड में नंबर अच्छे लाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर देखिए या हमारी चैनल से अपनी पढ़ाई करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।